ये हमारा वेक्टर का तीसरा वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है। तो पहला जो टाइप है वेक्टर का वो है पोजीशन वेक्टर। ठीक। पोजीशन वेक्टर। ठीक है। पोजीशन वेक्टर का हम यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। ठीक है। या डिनोट करने के लिए। ठीक है। यूज टू डिनोट और रिप्रेजेंट जेंट पोजीशन पोजीशन ऑफ एनी बॉडी। ठीक है। बॉडी ऑब्जेक्ट। ठीक। सपोज कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए। ठीक है। इसकी मुझको क्या बतानी है? पोजीशन बतानी है। तो पोजीशन बताने के लिए सबसे पहले हमारे पास कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम किसी फ्रेम में बताते हैं। ठीक है। और डिफरेंट फ्रेम में हर ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफरेंट होती है। ठीक। तो हम एक फ्रेम बना लेते हैं, एस फ्रेम। ठीक है। ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक। तो ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट ए की पोजीशन कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक। इस पे क्या होगा? कुछ इसका कोऑर्डिनेट होगा, x1 कॉमा y1 कॉमा z1। ठीक। किसी एक कोऑर्डिनेट पे होगा। और ये हमेशा कहाँ से शुरू होता है? पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से। ठीक है। ओरिजिन मतलब 0 कॉमा 0 कॉमा 0। ठीक। तो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सपोज ये वेक्टर क्या है? वो ए वेक्टर है। ठीक है। तो इसके मैग्नीट्यूड के लिए मतलब इस पोजीशन की ओरिजिन से दूरी कितनी है? ठीक है। वही मैग्नीट्यूड है क्योंकि वो पोजीशन बता रहा है। तो पोजीशन वो ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? वो ए का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट। ठीक। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये आ जाएगा अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। यहाँ पे x1 y1 z1 है क्या? कोऑर्डिनेट है जिस ऑब्जेक्ट की हम पोजीशन बता रहे हैं। ठीक है। पोजीशन वेक्टर का यूज करते हैं किसी भी बॉडी की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक। और क्या है कि इसमें पोजीशन वेक्टर में एक खास बात है कि इसका जो इनिशियल पॉइंट होगा। ठीक है। इनिशियल पॉइंट या फिर स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। ठीक। स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है उस वेक्टर का हमेशा कहाँ पे होगा? ओरिजिन पे होगा। मीन्स 0 कॉमा 0 कॉमा 0 पे होगा। अगर हम 3D में बात कर रहे हैं। ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है। अगर हम वहीं पे 2D में बात करेंगे मतलब एक्स और वाई एक्सिस में केवल। ठीक है। तो क्या होगा? 0 कॉमा 0 पे होगा। ठीक। हमेशा ओरिजिन पे ही होता है। ठीक है। सेकेंड टाइप है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर। ठीक है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है। ठीक। को मिस होता है। यहाँ पे जो को का यूज हुआ है इसका मीन्स होता है सेम। सेम। ठीक है। और इनिशियल मीन्स इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट। ठीक है। ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो? सेम हो। इनिशियल पॉइंट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। जिनका इनिशियल पॉइंट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट जिनका क्या हो? सेम हो। ऐसे वेक्टर को हम कहेंगे कि वो को इनिशियल वेक्टर है। ठीक है। अब हम थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर देखते हैं जो कि है को प्लेनर वेक्टर। ठीक है। को प्लेनर वेक्टर। ठीक। जैसे अभी क्या था? को इनिशियल वेक्टर था मींस सेम इनिशियल पॉइंट। ठीक है। उसी प्रकार से क्या है? को प्लेनर वेक्टर है। ठीक है। ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करते हो। ठीक है। वेक्टर लाइज इन सेम प्लेन। ठीक। ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करते हो उसको हम कहते हैं को प्लेनर वेक्टर। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट वेक्टर जो है वो है को लीनियर वेक्टर। को लीनियर वेक्टर। ठीक है। को लीनियर वेक्टर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं। को लीनियर वेक्टर। ठीक। एक होता है कोलिनियर वेक्टर मीन्स होता है ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन में हो। ठीक है। मीन्स जिनकी डायरेक्शन या तो सेम हो या अपोजिट हो। ठीक है। इसी का एक प्रकार है जिसको हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर। ठीक है। पैरेलल वेक्टर। ठीक। एक हो गया एंटी पैरेलल
वेक्टर। ठीक। जो पैरेलल वेक्टर है इसी को हम कहते हैं लाइक वेक्टर। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट नेम है। ठीक है। लाइक वेक्टर। और एंटी पैरेलल को कहते हैं अनलाइक वेक्टर। ठीक। लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर। ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। पैरेलल वेक्टर मीन्स होता है कि उनका डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। ठीक। मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। इसमें क्या है, मैग्नी इसमें सेम डायरेक्शन कंडीशन जो है, ठीक, कंडीशन लिख लेते हैं। कंडीशन, कंडीशन क्या है, सेम डायरेक्शन। ठीक है। सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड इक्वल हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एंटी पैरेलल में क्या है, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। सपोज एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी। ठीक है। तो ये दोनों कैसे पैरेलल वेक्टर है। ठीक है। पैरेलल वेक्टर क्यों है, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। ठीक है। इसमें क्या है, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन। ठीक। तो कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर है इसलिए पैरेलल वेक्टर। ठीक है। और वहीं पे दूसरे एग्जांपल लेते हैं कि एक इस दिशा में और एक अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। तो ये कैसे हो गए, एंटी पैरेलल वेक्टर हो गए, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए कैसे हो गए, ये एंटी पैरेलल वेक्टर हो गए। एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक। एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर के ही अनलाइक वेक्टर कहते हैं और इसको लाइक वेक्टर कहते हैं। और इसमें एक नोट्स लिख सकते हैं कि इसमें जो एंगल बिटवीन वेक्टर होता है ना, ठीक है, एंगल बिटवीन वेक्टर, अगर दो वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर है, तो उनके बीच में जो एंगल होगा थीटा, वो कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक। और जो एंटी पैरेलल होंगे उसमें थीटा कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है। और पाई, ठीक है, 180 डिग्री को ही पाई कहा जाता है फिर रेडियन में। ठीक है। इक्वल वेक्टर, किन्हीं भी दो गिवन वेक्टर को, सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, इन दोनों वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कब बोलेंगे। ठीक है। ये दोनों वेक्टर वेक्टर इक्वल वेक्टर तब होंगे, इसके लिए दो कंडीशन है। एक, सेम डायरेक्शन होना चाहिए, सेम सेम डायरेक्शन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होने चाहिए। ठीक है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऐसे दो वेक्टर हैं जिनका डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है, तो उन दोनों, तब जाके वो दोनों वेक्टर कैसे होंगे, इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है। अगर ये दोनों ए और बी ऐसा दोनों कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन फॉलो करते हैं, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि वेक्टर ए जो है वो इक्वल है वेक्टर बी के। ठीक है। तो इक्वल होने के लिए दो कंडीशन होती है, किन्हीं भी दो वेक्टर को इक्वल कहने के लिए, उनका डायरेक्शन सेम हो, मतलब उनके बीच में एंगल जो हो वो कितना हो, 0 डिग्री हो, और मैग्नीट्यूड उनका सेम होना चाहिए। ठीक है। तब जाके वो वेक्टर कैसे होंगे, इक्वल वेक्टर होंगे। ठीक। ये हमारा क्या है, फिफ्थ टाइप ऑफ वेक्टर है। ठीक है। अभी जो बचा वेक्टर को क्या है, एक होता है जीरो वेक्टर। ठीक है। एक क्या है, जीरो वेक्टर। सिक्स टाइप है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, इसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक। पहला, जैसे नाम से पता चल रहा है जीरो वेक्टर मीन्स इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना होगा, जीरो, ऑलवेज। ठीक है। अभी हम देखते हैं जीरो वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है। वहीं लिख लेते हैं इसको, व्हेन वी ऐड टू वेक्टर वी गेट ए वेक्टर। ठीक है। जब भी हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं तब हमको क्या मिलता है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। ठीक है। सपोज कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, समझो एक बॉक्स, ठीक है, एक प्लेन सरफेस पे रखा हुआ है। इधर से 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर से भी 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है। तो इस पे नेट फोर्स जो लगेगा, नेट फोर्स, वो कितना लगेगा, 0 न्यूटन। ठीक है। लेकिन ये जो फोर्स है ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक। मैग्नीट्यूड में तो जीरो हो गया, लेकिन वेक्टर है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो डायरेक्शन हम किधर बताएंगे, डायरेक्शन डिफाइन तो कर नहीं सकते। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। ठीक है। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर है जिसको हम कहते हैं जीरो वेक्टर। ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड जो है ऑलवेज जीरो होता है। ठीक है। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इसका अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड डायरेक्शन। ठीक है। डायरेक्शन क्या है, अनडिफाइंड है।
ठीक। तो जीरो वेक्टर तब आता है जब रिजल्टेंट जो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं वो जीरो हो जाए, तो उसको कहते हैं जीरो वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड में जीरो होगा और डायरेक्शन क्या है, अनडिफाइंड है। ठीक है। और एक लास्ट टाइप ऑफ वेक्टर हम पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक। वो है, कौन सा नंबर है, सिक्स टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ लिए, सतवां देखते हैं। सतवां है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। ठीक है, जो हमको मेनली काम आएगा। ठीक है, किसी भी पेपर में या फिर क्वेश्चन सॉल्व करते समय वो यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। ठीक। यूनिट वेक्टर, जैसा नाम से पता चल रहा है यूनिट, यूनिट में क्या होता है, वन, यूनिटी। ठीक। तो यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑलवेज जो होगा, ऑलवेज वन होगा। यूनिट वेक्टर को एक स्पेशल तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर। ठीक है, अगर हमको ए वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक कैप। ठीक है, उसके ऊपर एक कैप लगा देते हैं। ए डिनोट करता है कि ए वेक्टर जो है ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सपोज हमारे पास एक वेक्टर ए है, तो इक्वल होगा उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, इनटू में उस वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। ठीक है। ठीक, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब वो इसका मतलब अगर हमको किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, सपोज अगर हमको ए कैप निकालना है, तो हम क्या करेंगे, गिवन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक, इसको हाईलाइट कर लो। ठीक। तो किसी भी वेक्टर का के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो उस डायरेक्शन में हमको क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, एक यूनिट वेक्टर का, ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, यूनिट वेक्टर है नो यूनिट। ठीक, जैसे मीटर को, मतलब लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, वेट को केजी में, लेकिन यूनिट वेक्टर की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, डाई नो डायमेंशन। ठीक, कोई डायमेंशन नहीं होता। और मैग्नीट्यूड ऑलवेज इसका कितना होता है, वन होता है। हमेशा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या कोई वेक्टर दिया होगा तो हमेशा एक्सिस के, मतलब कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया होगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस जो होता है, एक्स एक्सिस, ठीक, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर हम लिखते हैं उसको लिखते हैं आई कैप। ठीक है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको लिखते हैं जे कैप। ठीक, और जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको लिखते हैं के कैप से, उसको के कैप से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये हमको याद होना चाहिए। सपोज हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है ओपी। ठीक है, किसी का पोजीशन बता रहा है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, 2, 3, 4। अगर वो इसी कोऑर्डिनेट को पोजीशन वेक्टर में हमको रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पे टू के साथ आई कैप लगा रहे हैं क्योंकि ये टू यूनिट क्या है, एक्स एक्सिस में है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर जे कैप। जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर के कैप। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पेपर में आते हैं। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, जो कि है 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 1 k कैप। ठीक, हमसे कहा गया फाइंड फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ, इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर की डायरेक्शन में हमको एक यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो हम क्या इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक, हम जानते हैं कि ए का इक्वल टू क्या होता है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो अभी हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे गिवन वेक्टर का। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट x1 का स्क्वायर, x1 यहाँ क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, y1 क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस z1 क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यह आएगा अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 1, हो गया अंडर रूट 14। ठीक, अब ए कैप क्या हो जाएगा, ए कैप इक्वल टू 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस k कैप। ठीक है, 1 को रिमूव कर दी। ठीक, डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड कितना है, अंडर रूट 14। ठीक, इसको लिख सकते हैं 2/√14 i कैप प्लस 3/√14 j कैप प्लस 1/√14 k कैप। ठीक है, अभी हम अगर जो इस ए कैप का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि क्योंकि
ए यूनिट वेक्टर है, ठीक, तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता ही है, ठीक है। फाइंड इन न्यू वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर whose मैग्नीट्यूड इज 14, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 14 हो, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप जो होगा हमारा, वो क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, फाइंड करेंगे ए कैप, ठीक है। जिस वेक्टर की डायरेक्शन में हमको नया वेक्टर निकालना है, उसका क्या करेंगे, ए कैप फाइंड करेंगे। सेकेंड, जो भी मैग्नीट्यूड हमको दिया रहेगा, समझो ये कोई कांस्टेंट है के, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नया वेक्टर समझिए बी आ गया, तो बी इक्वल टू क्या लिख देंगे, के टाइम ए कैप, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ठीक है, अभी हमको ए कैप कितना मिला था, ए कैप था 231, ठीक है, तो ए कैप कितना था, ए कैप था 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप अपान में अंडर रूट 14, ठीक है। तो बी क्या होगा, के टाइम ए कैप, एक ए के क्या है, 14 यूनिट है, ठीक है, हमको 14 यूनिट चाहिए, ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 14 हो, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करते हैं कि वो वेक्टर क्या है, बी है, तो बी कितने होगा, 14, 14 ए कैप, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 14 इंटू में 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, बाई में रूट 14, रूट 14 कट जाएगा, इधर आ जाएगा रूट 14, ठीक है, तो आ जाएगा 2 रूट 14 आई कैप प्लस 3 रूट 14 जे कैप प्लस रूट 14 के कैप, ठीक है। ये नया वेक्टर आ गया बी, जिसका डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है एक ए वेक्टर की डायरेक्शन में, ए वेक्टर जो हमको दिया गया था, ए वेक्टर कितना था, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ठीक है, प्लस के कैप, ठीक, ये ए वेक्टर था, इसी की डायरेक्शन में है। और क्या है, इसका मैग्नीट्यूड जो नया वेक्टर आया है वो क्या होगा, 14 होगा, ठीक है। ऐसे इसी प्रकार के दो क्वेश्चन यहाँ से मेनली बनते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर, ठीक है, किसी भी एक गिवन वेक्टर को कैसे रिजॉल्व किया जाता है किसी एक गिवन वेक्टर के अलोंग, ठीक है, या किसी एक्सिस के अलोंग, ये बहुत हेल्प करेगा हमको आगे आने वाले चैप्टर में, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसमें हम रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर देखेंगे, ठीक, थैंक